हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव बस्तियां अध्याय 10 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में। मानव बस्तियां क्या होती हैं? एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ होता है उसे मानव बस्तियां कहते हैं, जहाँ पे लोग निवास करते हैं। आप भी किसी क्षेत्र या एरिया में रहते हो तो एक बस्ती के रूप में वो मानव बस्तियां हैं जहाँ पे मानव निवास करते हैं। लेकिन ग्राम या नगर किसे कहते हैं? मोटे तौर पे देखा जाए तो लोग कहते हैं जहाँ की जनसंख्या अधिक हो उसे नगर और कम वाले को ग्राम कहते हैं। लेकिन ये मापदंड पूरी तरह खरा नहीं उतरता, क्योंकि ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पे अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं और गांव वाले शहरों में काम करने के बाद वापस गांव में लौट जाते हैं। गाँव की संख्या भी अधिक होती है, तो जनसंख्या इसका एक मापदंड नहीं है। तो यही देखेंगे हम। तो नगरों एवं शहरों के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो द्वितीय और तृतीय क्रिया में अधिक लगे होते हैं, और ग्राम के जो व्यक्ति होते हैं जो प्रथम क्रिया में लगे होते हैं। प्रथम क्रिया में जैसे कृषि करते हैं ग्रामीण इलाके के लोग, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, जो भी पहले क्रियाकलाप में आते हैं वो सभी। खनन कार्य भी यहीं पे हो गए। ये व्यक्ति पशुपालन भी गांव वाले करते हैं। तो हम 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं शुरू से। तो आगे हम बात करते हैं उपनगर क्या होते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे उपनगर बन रहे हैं। तो उपनगर क्या होते हैं? मनुष्य शहर में घने बसे क्षेत्रों, जैसे ये शहर है बहुत अधिक घना बसा हुआ है, तो लोग इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर स्वस्थ और साफ वातावरण के लिए शहर से कुछ दूर रहने लगता है, और इसे कहते हैं उपनगर। यानी मनुष्य शहर से घने बसे क्षेत्रों से रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर से बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण नगर, ये बड़े शहर हैं, इनके समीप महत्वपूर्ण नगर जहां प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पे आते हैं उसे कहते हैं उपनगर। 1991 की जनगणना में नगरीय बस्तियों को इसके प्रकाशित किया गया था कि नगर किसे कहते हैं। तो उन्होंने जहां नगर पालिका हो, वर्तमान में भी नगर पालिका होती है, उसे कहते हैं नगर। जहां छावनी बोर्ड हो, छावनी बोर्ड का इन्होंने नाम दिया है कैंटोनमेंट बोर्ड। और जहां अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो, अधिसूचित नगरीय, ये क्वेश्चन सीधे पूछते हैं एनसीईआरटी में से, बहुत ज़रूरी है, आप इनको याद कर लें अच्छी तरह से। क्षेत्र समिति 3 का नाम देके एक अलग पूछ लेंगे। और कम से कम 5000 व्यक्ति वहाँ पे निवास करते हों। जनसंख्या मानो आप 5000। 75% पुरुष कृषि ना करते हों, कृषि कार्यों में संलग्न नहीं हो, और जनसंख्या का घनत्व 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ऐसे स्थान को नगर
बस्ती कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नगर बस्ती किसे कहते हैं। ये 1991 की जनगणना के अनुसार है। जहाँ पे नगर पालिका हो, वर्तमान में भी है, छावनी बोर्ड हो, उसे नगर घोषित कर सकते हैं। अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो या जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो और 75% लोग कृषि न करते हों। नगरीय क्षेत्रों वाले कृषि करेंगे तो वो ग्रामीण में आएगा। और जनसंख्या घनत्व जिसका 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो उसे नगर कहते हैं 1991 की जनसंख्या के अनुसार। फिर आगे बात करते हैं बस्तियों का प्रतिरूप। बस्तियों का प्रतिरूप या प्रकार की बात करें, प्रकार या प्रतिरूप कितने प्रकार के होने चाहिए, तो ये हैं दोस्तों 2 प्रकार के। पहला है शहद बस्ती और दूसरा है प्रकीर्णन बस्ती। तो शहद बस्ती जिनमें मकान पास पास होते हैं, जैसे यहाँ पे मकान जैसे वर्तमान में होते हैं ना पास पास मकान, उसे कहते हैं शहद बस्ती। और प्रकीर्णन मतलब जिनके मकान बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे खेतों में होते हैं, ढाणियों में होते हैं, दूर दूर मकान होते हैं, उसे कहते हैं प्रकीर्णन। और जो पास पास होते हैं उसे कहते हैं शहद बस्ती। फिर दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कौन कौन ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं, इनके कारक। तो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने का सबसे पहला कारक है जल आपूर्ति। दूसरा कारक है वहाँ की भूमि। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है उच्च भूमि का क्षेत्र। और चौथा कारक है गृह निर्माण सामग्री। और अंतिम 5वां कारक है सुरक्षा। ये सभी कारक ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। अब एक एक पे बात करते हैं हम। जल आपूर्ति। साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों के या जलाशयों जैसे नदियां, झील या झरने के समीप बनाई जाती है, क्योंकि जहाँ जल है वहाँ कल है, जल ही जीवन है। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पे वे जल मिलता है ना तो वहाँ पे लोग अधिक निवास करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों को बहुत ही प्रभावित करता है जल। लोग जल से वो अपने जीवनचर्या के काम, बस्तियों में खाना पीना, वस्त्र धोने या बहुत सारे काम होते हैं जल से, वो सभी आसानी से कर सकते हैं। तो जल बहुत महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा भूमि। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चयन करते हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ हो, उपयुक्त हो रहने के लिए। दलदली क्षेत्र या निचले क्षेत्र में लोग निवास नहीं करते, तो एक अच्छी भूमि की तलाश में लोग वहाँ पे जाते हैं। तो पहला जल आपूर्ति अच्छी होनी चाहिए, दूसरी भूमि अच्छी होनी चाहिए। आज भी हम देखते हैं समतल इलाकों में अधिक लोग निवास करते हैं, पहाड़ी या ऊंचे इलाकों में कम लोग जाते हैं। फिर तीसरा है उच्च भूमि का क्षेत्र। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे बाढ़ की समस्या रहती है, तो जिन मकान को सुरक्षित जगह पे बनाया जाता है भूमि से कुछ ऊपर, उसे कहते हैं उच्च भूमि का क्षेत्र। कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे भारत में अधिकतर बाढ़ आती है बिहार एरिया की तरफ, तो वहाँ पे लोग उच्च जगह पे मकान बनाते हैं ताकि वो उस बाढ़ से बच सकें और अपने मकानों को सुरक्षित रख सकें। और कुछ जगह लोग अपने मकान स्तंभों पे बनाते हैं ताकि वहाँ के दलदली क्षेत्र में गए ना कीड़े मकोड़े, इन सभी से वो बच सकें। फिर आता है गृह निर्माण सामग्री। तो गृह निर्माण सामग्री भी आसानी से उपलब्ध होने वाली जगह पे लोग निवास करते हैं, जैसे कि लकड़ी, पत्थर या घर में जो भी आवश्यक सामान होते हैं वो आसानी से जहाँ मिल जाते हैं
वहाँ पे लोग निवास करते हैं। चीन के लोयस के क्षेत्र, यहाँ के निवासियों कंदराओं के मकान बनाते हैं। चीन में ना लोयस क्षेत्र में लोग कंदराओं से मकान बनाते हैं, और अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में कच्ची ईंटों से, अफ्रीका में लोग सवाना क्षेत्रों में कच्ची ईंटों से मकान बनाते हैं। अफ्रीका के लोयस में कंदराओं से, और चीन के लोयस में कंदराओं से, और अफ्रीका में कच्ची ईंटों से मकान बनाते हैं। और भारत में भी अधिकतर ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ियों पर भी स्थित हैं। यूरोप के क्षेत्रों में एस्किमो हिमखंडों, इग्नू से, यूरोप के जो क्षेत्र है ना जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे जो बर्फ़ के घर बनाते हैं उसे कहते हैं इग्नू। तो फिर ये दोस्तों हो गए 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट रह गया सुरक्षा। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रव होने की स्थिति में गांव में सुरक्षा पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता है। जैसे नाइजीरिया में खड़े इन सेलबर्ग अच्छे सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। और भारत में भी अधिकतर दुर्ग सुरक्षित क्षेत्रों में, जैसे ऊंची पहाड़ियों पे हम देखते हैं दुर्ग बनाए होते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले। जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि का क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री और सुरक्षा। फिर आता है इसमें नियोजित बस्ती क्या होती है। नियोजित बस्ती वो होती है जिसे सरकार बनाती है, या जिसे एक सुव्यवस्थित ढंग से बनाया जाता है, जहाँ पे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, आवास, पानी और अन्य सभी सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए जो बस्तियां बनाई जाती है उसे कहते हैं नियोजित, यानी प्लानिंग करके जो बस्तियां बनाई जाती है, जैसे हम आज के समय में बनाते हैं, वो एक नियोजित बस्ती का उदाहरण है। इसी में जैसे इंदिरा गांधी नहर, इसमें नहर के क्षेत्र नगरीय बस्तियों का विकास के इससे अच्छे उदाहरण है। नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर, नगरीय बस्तियों के विकास का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि नहर के पास लोग अधिकतर निवास करते हैं, तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ग्रामीण बस्तियों के प्रारूप, क्या क्या प्रारूप होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों को वर्गीकरण 3 मापों के आधार पर किया गया है। पहला है विन्यास, दूसरा है कार्य के आधार पे, और तीसरा है आकृति के आधार पे। विन्यास के आधार पे मुख्य रूप से मैदानी ग्राम, पठारी यानी पठारी गांव, मैदानी गांव, पठारी गांव, तटीय गांव और वन ग्राम, ये सभी ग्राम आते हैं विन्यास के आधार पे। और कार्य के आधार पे जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, जैसे क्या कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, फिर पशुपालक गांव, फिर लकड़हारों का गांव, या मछुआरों का काम, ये कार्य के आधार पे। फिर तीसरा आता है आकृति। आकृति के आधार पे इसे कई प्रकार से ज्यामितीय आकृतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी आकृतियों में बंटा है। या जैसे की रेखीय आकृति, आयताकार आकृति, वर्ताकार आकृति, तारे के आकार की आकृति, टी आकार की आकृति, ये सभी होती हैं। तो इसमें हम आगे और पढ़ते हैं इसी प्रकार में। पहली है रेखीय आकृति। रेखीय आकृति एक रेखा के रूप में होती है। पहली बात तो इन बस्तियों के मकान, सड़क, जैसे यहाँ रेखा के रूप में सड़क होती है,
तो सड़क के किनारे यहाँ पे लोग मकान बनाते हैं, रेल लाइनों के यहाँ पे लोग मकान बनाते हैं, जहाँ नदियाँ होती हैं उसके किनारे लोग मकान बनाते हैं, और नहरों के किनारे लोग मकान बनाते हैं, और घाटियों के किनारे लोग मकान बनाते हैं एक रेखा के रूप में, उसे कहते हैं रेखियाकृति। फिर दूसरी बात करते हैं आयताकार। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़े अथवा पर्वतीय घाटियों में होता है। इसमें सड़कें आयताकार होती है, एक आयत के आकार की होती हैं, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती है, इसे समकोण पे काट रखती है ये आपसरी में, इसे कहते हैं आयताकार प्रतिरूप। तीसरा होता है वर्ताकार। इस प्रकार के गांव झीलों एवं तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से होता है। जैसे ये तालाब है, इसके चारों ओर बस्ती बस जाती है, तो इसे कहते हैं वर्ताकार। यहाँ पे झील है, इसके चारों ओर बस्ती बस गई, तो इसे कहते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। फिर आता है एक तारे के आकार का प्रतिरूप, जहाँ कई मार्ग आके मिलते हैं। जैसे ये मेन चौराहा हो गया, यहाँ से कई और मार्ग यहाँ पे आके मिलते हैं, एक तारे नुमा आकृति बनती है, तो इसे कहते हैं तारे के आकार के प्रतिरूप। और लास्ट में आता है टी आकार। टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, ये वाई आकार या क्रॉस आकार टी के आकार की बस्तियों के तिराहों पर विकसित होती है। ये इस प्रकार का आकार बनता है, या क्रॉस का आकार भी कहते हैं, तो चौराहों वाला भी कह जैसे ये चौराहा आ गया इसमें, तो इसे कहते हैं टी आकार की आकृतियाँ। फिर आता है एक दोहरे ग्राम। क्या होता है दोहरे ग्राम? नदी या पुल या फेरी के किनारे दोनों ओर बस्तियों का बसना। एक नदी है, उसके दोनों ओर जो बस्तियां बस गई ना, तो उसे कहते हैं दोहरे ग्राम। इधर भी ग्राम, इधर भी ग्राम, तो दोहरे ग्राम। आगे बात करते हैं बस्तियों की समस्याएं। तो बस्तियों की पानी की समस्या होती है, ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से बता देना। पानी की समस्या होती है, बाढ़ की समस्या, और अन्य भी समस्या, बीमारियों की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो भी हो, वो सभी समस्याएं होती है। फिर बात करते हैं लंदन नगर। प्रथम नगरीय बस्ती में एक नगर था लंदन नगर। 1810 में इसकी जनसंख्या 10 लाख थी। 1982 में विश्व के करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक थे। तो 1982 तक आते आते 175, यहाँ तक तो एक ही था, 175 ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। 1880 में विश्व के केवल 3% नगरीय बस्तियाँ थीं। 1800 तक 3% भी नगरीय बस्तियाँ थीं। ये कुछ आंकड़े हैं, इनको ध्यान न रखो तो भी चलेगा, पर ये याद रखना लंदन नगर 1810 में 10 लाख की जनसंख्या थी, एक इसमें ज़रूरी है। फिर जनसंख्या का आकार। जनसंख्या की आकार की बात करें ना, तो नगरीय क्षेत्रों में परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों में मापदंड होता है जनसंख्या का। जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500। कुछ देश दिए गए हैं एनसीईआरटी में, आपको ऐसे याद करने लेना है। कोलंबिया में इसकी जनसंख्या थी 1500, ये फैक्ट है, ये याद कर लेना। फिर बात करते हैं हम अर्जेंटीना और पुर्तगाल। अर्जेंटीना और पुर्तगाल, अर्जेंटीना और पुर्तगाल की थी 2000। फिर बात करते हैं दोस्तों यूएसए की। यूएसए का मापदंड था उस समय 2500। यूएसए के साथ है थाईलैंड।
जनसंख्या का आकार की बात करें हैं। फिर आता है हमारा इंडिया, भारत। भारत की जनसंख्या 5,000। और जापान इसकी सबसे अधिक 30,000 व्यक्ति। तो आपको भारत की याद रखनी लेनी है, इसकी थी 5,000 नगरीय जनसंख्या का मापदंड। फिर भारत का यह मापदंड 75% रखा गया था। व्यावसायिक संरचना में 75% लोग होने चाहिए। फिर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में वही नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र आने चाहिए। और आगे इसमें नगरीय क्षेत्रों के कार्य आपको पता है, मनोरंजन, यातायात, खनन निर्माण, आवासीय, नवीन सूचना प्रौद्योगिकी, जो भी वर्तमान में और कार्य होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों के कार्य हैं। फिर कुछ नगर दिए गए हैं। प्रशासनिक नगर क्या होते हैं? राष्ट्र की राजधानी जहां केंद्रीय सरकार प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, प्रशासनिक नगर होते हैं। जहाँ पे देश का संचालन होता है, जैसे हमारा देश के संचालन कहाँ से होता है? दिल्ली से। तो हमारा प्रशासनिक नगर कौन है? दिल्ली। फिर दुनिया के कुछ और भी हैं। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का है ना, ऑस्ट्रेलिया का प्रशासनिक नगर। बीजिंग चीन की राजधानी है, तो चीन का प्रशासनिक नगर। अदीस अबाबा, ये सभी प्रशासनिक नगर होते हैं। उसके बाद में लंदन भी की बात करें, लंदन भी प्रशासनिक नगर है। राज्यों में भी ऐसे नगर होते हैं। जैसे हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान का प्रशासन कहाँ से शुरू होता है? जयपुर से। तो जयपुर राजस्थान का प्रशासनिक नगर है। तो इस प्रकार कुछ प्रशासनिक नगर होते हैं जहाँ से सरकार अपना संचालन करती है। तो इसके अन्य उदाहरण विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया का है। आपसे एग्जाम्पल में सीधा पूछ सकते हैं कि प्रशासनिक नगर कौन सा नहीं है, तो आपको नाम दे देंगे, दिल्ली, कोलंबिया, अन्य और भी नाम। तो आपको ध्यान रखना है, उसकी राजधानी याद होनी चाहिए आपको। जैसे मैं नाम लिखता हूँ अल्बेनी। अल्बेनी कहाँ का प्रशासनिक नगर है? तो ये है दोस्तों न्यूयॉर्क का। फिर मैं लिखता हूँ चेन्नई। चेन्नई कहाँ का प्रशासनिक नगर है? चेन्नई भारत में ही है, यह है तमिलनाडु का। अन्य देशों के भी राजधानी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये है प्रशासनिक नगर जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये तो ज़रूर याद कर लेना। फिर आता है व्यापारिक या व्यावसायिक नगर। कृषि बाजार कस्बे, जैसे विनीपेग में कजास नगर। विनीपेग का नगर है कसास नगर, एक व्यापारिक नगर है। ये एग्जाम्पल है, याद रखना होगा आपको। विनीपेग का कजास नगर। बैंकिंग, सीधा नाम पूछते हैं इनका, एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर। बैंकिंग एवं वित्त के जो काम करते हैं ना, उन नगरों में आते हैं फ्रैंकफर्ट। जैसे क्वेश्चन आ गया, फ्रैंकफर्ट कौन सा नगर है? प्रशासनिक, व्यापारिक या सांस्कृतिक? तो आपको करना होगा, ये एक व्यापारिक नगर है। इसमें बाद में आता है एम्स्टर्डम, एक व्यापारिक नगर है। और विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर ये कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, व्यापार होता है, तो यहाँ पे एक व्यापारिक नगर है। फिर आता है सेंट लुइस, एक व्यापारिक नगर है। फिर उसके बाद में भारत की बात करते हैं
तो भारत के कौन कौन से व्यापारिक नगर हैं? तो परिवहन में भारत के व्यापारिक नगर है लाहौर। लाहौर भारत का एक व्यापारिक नगर है। बगदाद, ये भारत का नहीं है, ये भी एक व्यापारिक नगर है। और आगरा, आगरा अगर लिखा आ गया तो एक व्यापारिक नगर है। तो ये होते हैं व्यापारिक नगर। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक नगर की। सांस्कृतिक जो एक संस्कृति विषय से जुड़े होते हैं, यहाँ आप कह सकते हो तीर्थ स्थल। भारत में जो भी तीर्थ स्थल आते हैं एक सांस्कृतिक नगर के उदाहरण है। जैसे दुनिया में फेमस कौन है, कुछ उनके नाम देखते हैं। जेरूसलम का आ गया तो एक सांस्कृतिक नगर है। जैसे मक्का आ गया, मक्का मदीना हम नाम सुनते हैं ना, एक सांस्कृतिक नगर है। जगन्नाथपुरी आ गया, ये एक ऑप्शन आता है। जैसे जगन्नाथपुरी एक व्यावसायिक नगर है तो आप नहीं कह सकते व्यावसायिक, क्योंकि एक तीर्थ स्थल है, ये एक सांस्कृतिक नगर होगा जगन्नाथपुरी। बनारस आ गया, तो बनारस ऑप्शन में आ जाए आप। प्रशासनिक, तो बनारस प्रशासनिक नगर नहीं, सांस्कृतिक है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ये सभी धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व होता है, तो ये सांस्कृतिक नगर होते हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर कार्य करते हैं, इसमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, मियामी या पणजी। औद्योगिक नगर में जैसे पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर औद्योगिक नगर में आ जाते हैं। खनन में कार्य में अब बात करें तो ब्रोकन हिल एवं धनबाद। खनन के परिवहन नगरों की बात करें तो सिंगापुर और मुगलसराय परिवहन नगर के आ जाते हैं। अलग अलग नगरों को आपको पहचानना होगा कौन सा नगर किस में आता है। फिर आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो आकृति के आधार पर हमने देखा था रेखीय, वर्गाकार, तारा आकार आदि, चंपाकार, जो भी होते हैं आकृति, उस आधार पर नगर बसते हैं, तो उसे आकृति के आधार पर कहते हैं। चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर है। एक नगर आ जाए ना, चंडीगढ़ और कैनबरा, जयपुर भी इसी का उदाहरण है, क्योंकि एक नियोजित व्यवस्था से बनाया। नियोजित नगर हमने अभी पहले ही बात की थी, जिसे सरकार बसाती है या अपनी प्लानिंग से हम जिसे नगरों को बनाते हैं, वो नियोजित नगर होता है। फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों अदीस या बाबा। ये क्या होता है? अदीस बाबा होता है नवीन पुष्प। नवीन, इसके ब्रैकेट में लिख लेना आप, अदीस बाबा। इथोपिया की राजधानी है ये। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। जैसा इसके नाम से ही विविध पता लगता है, अदीस यानी नया और अबाबा मतलब पुष्प, एक नवीन पुष्प। इस नगर की स्थापना सन 1878 में हुई थी। ये नगर एक पर्वतीय स्थलाकृति पर स्थित है। उसके बाद में जिबितू अदीस अबाबा का अंतिम रेल मार्ग। अदीस अबाबा से एक रेल मार्ग जाता है और इसके अंतिम किनारे पे एक अदीस वो है स्टेशन, जिसका नाम है जिबूती। जिबूती इसका एक अंतिम रेल मार्ग का स्टेशन है। तो इतना ही याद रखना आपको। अदीस अबाबा नवीन पुष्प, इथोपिया इसकी राजधानी है और ये 1878 का है। फिर दूसरे नगर की बात करते हैं, कैनबरा। कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। एक वैज्ञानिक का नाम आता है अमेरिकन वास्तुकार, यूएसए का एक वास्तुकार था जिसका नाम था वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। इस नगर की योजना इन्होंने बनाई थी कैनबरा की 1912 में और अदीस अबाबा की 1878 की
ये हो गया। फिर बात करते हैं नगरीय बस्तियों के प्रकार। तो प्रकार बहुत सारे होते हैं। नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन नगर और विश्व नगरी, ये सभी इसके प्रकार होते हैं नगरीय बस्तियों के। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। ग्राम के संदर्भ में इसे हम समझ सकते हैं नगर को, क्योंकि जनसंख्या के आकार ही मापदंड नहीं होता। नगरों एवं ग्रामों में कार्यों के विषमताएं सदैव स्पष्ट नहीं होती, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार, ये सभी नगर होते हैं। नगरों में ना निर्माण के कार्य होते हैं, व्यापार होते हैं और खुदरा व्यापार होता है, उसे हम कहते हैं नगर। फिर बात करते हैं शहर। यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों को पीछे छोड़ के देते हैं। जैसे लेविन मेमफोर्ड एक वैज्ञानिक आता है, एक ही वैज्ञानिक है, आपको नाम याद रखना होगा इसका अलग से, लेविन ममफोर्ड। लेविन ममफोर्ड ने शब्दों में वास्तव में ये कहते हैं कि वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहकारी जीवन का भौतिक रूप है। वास्तव में शहर उच्च एवं जटिल प्रकार के सहचारी जीवन के भौतिक रूप हैं, ये इन्होंने कहा था। और शहर नगरों से अधिक बड़े होते हैं। शहर तो नगर छोटे होते हैं, उसके बाद में आते हैं शहर। शहर बड़े होते हैं, इनमें आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ के प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, यातायात का केंद्र होता है। और आप शहर देखते हो, शहर तो बड़ा ही होता है। तो और अब जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो ये मिलियन सिटी बन जाते हैं, यानी इसकी जनसंख्या 10 लाख ही होती है, 10 लाख या 10 लाख से कम। फिर 10 लाख जनसंख्या होते ही ये मिलियन सिटी आ जाता है, जहाँ जो नहर और शहर दोनों से बड़ा होता है मिलियन सिटी। फिर बात करते हैं मिलियन सिटी में ये वाली होते हैं सेम टू सेम, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, इतना याद रखना है, सन नगर। इस शब्दावली का सन नगर का उपयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसमें इतना याद रखना है। फिर विश्व नगरी। विश्व नगरी एक यूनानी शब्द है जो मेगालोपोलिस से बना है। विश्व नगरी एक यूनानी शब्द है जो मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, यानी कि सबसे बड़ा नगर यही होता है। तो इसका अर्थ ही भी होगा विशाल, सबसे बड़ा नगर। और 1957 में जीन गोटमैन 1957 में जीन गोटमैन ने इसका विकास किया था। यह बड़ा प्रदेश महानगर कहलाता है, जिससे सन नगरों का समूह होता है। सन नगर इससे छोटा होता है, तो ये सन नगरों का समूह है, सबसे बड़ा नगर यही होता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते हैं तो वो कौन सा देश है जो सबसे बड़ा नगर है, तो उसे हम कह सकते हैं यूएसए। तो यूएसए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विश्व नगरी का, जहाँ
उत्तर में बोस्टन एवं दक्षिण में वॉशिंगटन तथा नगरीय भूतलीय रूप में दिखाई देते हैं। फिर बात करते हैं मिलियन सिटी। विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। तो पहले मिलियन सिटी 10 लाख तक कहते थे, लेकिन 1800 ईस्वी में लंदन इस श्रेणी में आया। और इसमें कुछ देश के नाम हैं, देखते हैं मिलियन सिटी में। अठारह सौ 50 तक लंदन एक मिलियन सिटी बना। 1800 तक लंदन बना और 1850 तक पेरिस और 1860 तक न्यूयॉर्क और 1950 तक आते आते विश्व के 80 नगर मिलियन सिटी बन गए। मिलियन सिटी में वृद्धि प्रत्येक तीसरी दशक में 3 गुना बढ़ गई, हर साल बढ़ते गए। 1975 तक आते आते ना, यानी 25 साल ही बाद इनकी संख्या 160 प्लस हो गई। जो 2005 का आंकड़ा ही है हमारे पास, 2005 में ये बढ़कर 438 हो गई। और आगे जो किताब आएगी उसमें नया आंकड़ा आएगा। तो मिलियन सिटी में पहले 1800 तक लंदन था, 50 तक पेरिस था, 60 तक न्यूयॉर्क था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क 3 ही देश हैं। उसके बाद में इनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई। फिर आता है एक मेगा सिटी। मेगा सिटी क्या होता है? मेगा नाम से ही पता लगता है, मेगा सबसे बड़ी सिटी, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो। 1 करोड़ से जनसंख्या अधिक होती है उसे कहते हैं मेगा सिटी। मेगा सिटी वर्तमान की बात करें तो टोक्यो मेगा सिटी है। तो बाकी दोस्तों इस पाठ में और कुछ नहीं है, तो इतना जो खास था वो हमने पढ़ लिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। एनसीईआरटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।